Hello students, welcome to Carnot Academy. So today we will solve one question from first law of thermodynamics. This is a question from unsteady flow energy equation. जनरली इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा गेट में और ईएससी में काफी बार रिपीट होता है. इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन करते हैं. We'll all those variation coming classes as well. So let's start with this very basic question. An insulated tank of 1 cubic meter volume contains air at 0.1 megapascal and 300 Kelvin. The tank is connected to high pressure line in which air at 1 megapascal and 600 Kelvin flows. The tank is quickly filled with air by opening the valve between the tank and high pressure line. If the air pressure finally in tank is 1 megapascal, determine the mass of air which enters the tank, entropy change associated with filling process. ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो भी साइड में ड्रॉ किया, आप देख पा रहे होंगे. सबसे पहले ये इनिशियल कंडीशन है, ये आपका टैंक है, इसमें कुछ इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है. इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है. P1 0.1 मेगा पास्कल, T1 300 केल्विन. ये एक वाल्व है जिसको हम अभी क्लोज है, फिर ये इसको ओपन करेंगे तो ये जो पूरा एयर है ये इस वाल्व के थ्रू इस टैंक में जाएगा. इस लाइन में जो हाई प्रेशर लाइन है, ये हाई प्रेशर लाइन, इसमें जो कंडीशन दी है वो है कि जो हाई प्रेशर है लाइन में वो 1 मेगा पास्कल है और जो टेम्परेचर है वो 600 केल्विन. तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया था कि हम लोग हमेशा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं कि हमको क्या फाइंड करना है. इसमें हमें फाइंड करना है मास ऑफ एयर और एंट्रोपी. तो एंट्रोपी के लिए आपको पता है कि आपको इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर पता होना चाहिए अगर आपको किसी भी प्रोसेस का एंट्रोपी निकालना है तो. और मास ऑफ एयर के लिए आपको पता है कि अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो आपको जो अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है वो अप्लाई करनी होगी और उसके बाद आप मास ऑफ एयर एंटरिंग द टैंक वो भी फाइंड कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि आपके पास इनिशियल मास भी हो. तो ये आपका है जो पूरा फ्लो होगा क्वेश्चन का, कि अगर आपको मास फाइनल मास निकालना है तो आपके पास एक इनिशियल मास भी होना चाहिए. तो क्योंकि इनिशियली एक इंसुलेटेड टैंक है, कंसिडरिंग एयर आइडियल एयर, वी कैन अप्लाई पीवी इज इक्वल टू एमआरटी इन दिस क्वेश्चन. तो अगर मैं इसमें पीवी इज इक्वल टू एमआरटी लगाऊं, पीवी इज इक्वल टू एम वन में इनिशियल मास मान रहा हूं टैंक में, तो P1 आपको पता है 0.1 मेगा पास्कल. इसको मैं केपीए किलो पास्कल में लिख लेता हूँ, तो 0.1 मेगा पास्कल आपका हो जाएगा 100 केपीए. वॉल्यूम 1 है, M1 हमें फाइंड करना है. एयर के लिए R 0.287 और टेम्परेचर 300 केल्विन. यहाँ से आपका M1 निकल के आ जाएगा जो कि एक इनिशियल मास था इस टैंक में, 1.161 kg. ये आपके पास आ गया इनिशियल मास. अब फाइनल कंडीशन आपको पता है कि टैंक में, क्वेश्चन में भी गिवन है कि फाइनली टैंक में 1 मेगा पास्कल प्रेशर होने वाला है. अब यहाँ आने के बाद अब हमारे पास M1 आ गया, तो अब हम लोग जो अनस्टेडी अप्लाइंग अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है? एम आई जो कि एंटरिंग द सिस्टम, एच आई उसका एंथैल्पी, उसका वेलोसिटी, प्लस जी इंटू जेड आई प्लस क्यू माइनस एम ई एग्जिटिंग द सिस्टम, एच ई प्लस पी ई स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड ई माइनस डब्ल्यू. दिस इज इक्वल टू M2 U2 माइनस M1 U1. ये आपने देखा होगा. अब हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लेक्टेड. ठीक है, तो ये जितने भी आपके टर्म्स हैं वेलोसिटी वाले, जेड वाले, ये सब हम लोग इक्वल टू जीरो कर देंगे. इसके बाद अगर आप देखें तो एक चीज और भी गिवन है. देखिए, जब भी हमेशा आप क्वेश्चन जब पढ़ें तो आपको यही चीज ध्यान देनी है. जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जैसे फर्स्ट लाइन में दिया है इंसुलेटेड टैंक, ये किस लिए दिया है.
ताकि जब आप ये क्वेश्चन में ये इक्वेशन अप्लाई करें तो आप इजीली रख सकें Q इज इक्वल टू 0। दूसरा, क्योंकि इसमें एक चीज और भी दी है कि ये जो पूरा टैंक है ये क्लोज सिस्टम है जब तक वाल्व ओपन नहीं हो रहा है। उसकी वजह से आप इसमें एक चीज और भी कंसिडर कर सकते हैं कि जो वर्क डन है आपका पूरे प्रोसेस में, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स है आपका टैंक का, तो वॉल्यूम फिक्स होने की वजह से क्या होगा, आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा। अब डब्ल्यू भी जीरो कर देंगे। एक बार आपका वॉल्यूम फिक्स हो गया तो आपका वर्क डन भी जीरो हो गया। तो आप ये दो चीजें, एक्चुअली ये दो चीजें ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में लग जाती हैं अनस्टेडी एनर्जी क्वेश्चन में, क्योंकि मोस्टली आपको यही केस मिलेगा जहाँ आपका इंसुलेटेड टैंक होता है या फिर आपका वर्क डन कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। कुछ इसका वेरिएशन होगा, वो भी हम आगे देखेंगे कि किस किस केस में ऐसा होता है कि जब वर्क डन ही पूछा है या क्यू ही पूछा है आपको, जब इंसुलेटेड टैंक नहीं दिया होता। लेकिन ये इजी क्वेश्चन है तो उसमें क्यू भी जीरो है, डब्ल्यू भी जीरो है। और बहुत सिंपल सा, अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है कि क्यू जीरो करना है, चलो क्यू तो आपको फर्स्ट लाइन से पता चल गया, डब्ल्यू आपको समझ में नहीं आ रहा, आप इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। इस इक्वेशन में और कुछ भी ऐसा अलग नहीं दिया जिसकी वजह से आप डब्ल्यू फाइंड कर सके। तो सिंपल सा लॉजिक है कि ये क्वेश्चन अगर सॉल्वेबल है और एक इक्वेशन ही है आपके पास, उसमें आप जब फाइनली जाएंगे तो आपके पास एम एंटरिंग भी नहीं होगा और फिर आप पे वर्क डन भी नहीं, तब कैसे सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को, अनलेस कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग दिया हो। वो भी हम आगे देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन होता है जहां आपको वर्क डन भी निकालने को आ सकता है या क्यू निकालने को आ सकता है इनकेस इंसुलेटेड नहीं दिया तो। इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा यही अप्रोच से स्टार्ट करें कि क्यू जीरो डब्ल्यू जीरो, आपको इजी होगा अनलेस क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं दिया हो तो अगर आप एक चीज और भी देखें इस इक्वेशन में, एम ई जो कि था मास एंटरिंग, आपने देखा होगा ये वाल्व ओपन होगा तो मास इसमें एंटर करेगा, एग्जिट करने का कोई भी वाल्व या लाइन नहीं है। इसका मतलब आपका जो एम ई है ये भी जीरो हो जाएगा। मतलब देर इज नो एग्जिट फॉर मास, एम ई इज इक्वल टू जीरो, नो एग्जिट। तो जब आप ये इक्वेशन सब हटाने के बाद लिखेंगे तो आपका जो फाइनल इक्वेशन बन के आएगा वो आएगा एम इनलेट एच इंथैल्पी इज इक्वल टू एम टू यू टू माइनस एम वन यू वन। ये आपका फाइनल इक्वेशन होगा जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट, अब एम आई क्या होता है, एम आई इज मास इनलेट, इनलेट मास कितना हुआ। अब इसका बहुत सिंपल सा, इनलेट मास होगा कितना, फाइनली आपका कुछ मास होगा m2, इनिशियली आपका जो कुछ मास था m1, उसका जो डिफरेंस है वही तो इनलेट हुआ। अगर फाइनली सिस्टम में m1 मास था, इनिशियली सिस्टम में सॉरी m1 मास था और फाइनली ये m2 हो गया, तो इसमें कितना मास मैंने और ऐड किया, तो वो क्या होगा m2 माइनस m1, इतना ही मास तो इसमें ऐड किया मैंने। तो ये आपको पता चल गया कि एम आई इज इक्वल टू m2 माइनस m1। तो अब इसी को हम लोग, जो आपका ये इक्वेशन वन था, इसमें पुट कर देंगे एम आई की वैल्यू, ताकि सब कुछ m2 और m1 में आ जाए। तो ये इक्वेशन हो जाएगी m2 माइनस m1 इंटू एच आई इज इक्वल टू m2 u2 माइनस m1 u1। ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, m2 के टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं और m1 के टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं। तो m2 एच आई माइनस u2 इज इक्वल टू m1 एच आई माइनस u1। ये इक्वेशन आ गया। अब आइडियल गैस कंसिडर किया था हमने एयर को, तो हम एच जो इंथैल्पी इसको क्या लिख सकते हैं, एच एज अ फंक्शन ऑफ सीपी लिख सकते हैं हम लोग, सीपी एंड टेम्परेचर। और यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीवी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर। तो ये लोग हम लोग लिख सकते हैं इजिली ये दो टर्म। चलिए अब इसको भी हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m2 एच आई को मैंने लिख लिया सीपी टी आई, आई इज द लाइन टेम्परेचर, माइनस यू टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम टू टेम्परेचर, टू टू इज फाइनल टेम्परेचर जो आपका होगा, इज इक्वल टू m1 सेम सीपी टी आई माइनस टीवी टी वन, यहाँ पे यू वन है तो वन आ जाएगा जो आपका इनिशियली टेम्परेचर था। अब अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आप इस इक्वेशन से सीवी, यहाँ से सीवी कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा m2 CV
CP बाई CV TI माइनस T2। सेम इसमें से भी हम लोग CV कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा CP बाई CV TI माइनस T1। उसके बाद CV आप कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, M2 गामा। CP बाई CV क्या होता है, ये CP बाई CV जो है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं, हीट कैपेसिटी का रेशियो इंटू TI माइनस T2 इज इक्वल टू M1 गामा TI माइनस T1। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में अब हमें क्या करना है वो देखिए। अब आपके पास T2 भी नहीं है और M2 भी नहीं है, ठीक है, आपके पास M1 है, ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। इनिशियल टेम्परेचर T1 ये आपको क्वेश्चन में गिवन था और हमने यहाँ डायग्राम में भी लिखा है 300 केल्विन। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे आके क्वेश्चन में समझ में आएगा कि अब यहाँ से आगे क्या करना है। यही ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं। क्योंकि हमने एयर को आइडियल गैस माना था, हमने पीवी इक्वेशन लगाया था स्टार्टिंग से ही, तो इसके बाद हम लोग आगे भी इसमें पीवी इक्वेशन लगा सकते हैं। तो अब मैं M2 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, ये देखिए, मैं इसको लिखूंगा P2V फाइनली, फाइनल कंडीशन में, क्योंकि V और V1 V2 सेम ही है, क्योंकि फाइनल V जब आप लाइन का प्रेशर, जो फाइनल प्रेशर हो जाएगा उसके बाद भी आपका सिस्टम क्लोज हो जाएगा, तो फाइनली जो वॉल्यूम रहने वाला है वो टैंक का वॉल्यूम तो फिक्स है, तो V1 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V हम लोग एज्यूम करके इसमें चलते हैं, अपॉन RT2 जो हमें नहीं पता फाइनल टेम्परेचर, गामा TI माइनस P2 इज इक्वल टू M1। M1 हम लिख सकते हैं P1V बाई RT1। वैसे हम लोगों के पास M1 था भी, लेकिन हम लोग इसको भी ऐसे ही लिख लेते ताकि V और V कैंसिल हो जाए, R कैंसिल हो जाएगा, इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। अगर आप डायरेक्ट M1 का वैल्यू भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट बिकॉज कि लेफ्ट साइड से थोड़ी चीजें कैंसिल हो जाए हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो अब आप लोग क्या लिख सकते हैं, आपका R से R कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग P2 बाई P1 एक साइड ले आते हैं, क्योंकि हमें फाइनल प्रेशर भी पता है, हमें इनिशियल प्रेशर भी पता है। P1 बाई T2 भी एक साइड ले आते हैं, फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, गामा TI माइनस T2 इज इक्वल टू गामा TI माइनस T1। अब हम लोग वैल्यू इनपुट करते हैं, तो फाइनल प्रेशर हमको ऑलरेडी बोला गया था कि फाइनल जो प्रेशर है आपका टैंक में 1 मेगा पास्कल हो जाएगा, क्वेश्चन में गिवन था। तो हम लोग ये सब जो भी हमको क्वेश्चन में गिवन था वो सब हम लोग यहाँ लिख देते हैं, 1000 1 मेगा पास्कल को हमने KPA में चेंज कर लेंगे, अपॉन P1 इनिशियल प्रेशर कितना था, 0.1 मेगा पास्कल, वो था 100 kPa, इंटू T1 टेम्परेचर गिवन था 300 केल्विन। T2 हमें फाइंड करना है, ये हमें पता नहीं है। गामा क्या है, 1.4 है एयर के लिए। TI जो कि लाइन का टेम्परेचर था वो कितना था, 600 केल्विन माइनस T2 इज इक्वल टू फिर से 1.4 गामा 600 केल्विन माइनस T1 कितना, 300। अब इस इक्वेशन में क्या आपके पास रह गया, कुछ नहीं, सिर्फ T2 ही तो रह गया सॉल्व करने को, ये तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये सब करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा आपका 252 माइनस 3000 T2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। T2 को आप इधर ले जाके सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 540 T2। यहाँ से आपके पास T2 फाइनल टेम्परेचर जो था टैंक में वो आ गया। आप वीडियो को पॉज करके एक बार फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट कीजिए। T2 इज इक्वल टू 711.86 केल्विन, जो हमारा एक पार्ट था वो हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, इंट्रोपी निकालना है। लेकिन इंट्रोपी निकालने से पहले हमको एक बार, क्योंकि हम जब हम इंट्रोपी निकालेंगे तो हमको इंट्रोपी में हमें पूरे फिलिंग प्रोसेस का इंट्रोपी निकालना है। तो फिलिंग प्रोसेस में दो इंट्रोपी आएगा आपका, एक इंट्रोपी आएगा जो एंटर किया और एक जो टैंक में था उस मास का एंट्रोपी। तो जो एंटर किया उसका जब आप एंट्रोपी निकालेंगे तो उसके लिए आपके पास जो मास एंटर किया वो भी होना चाहिए, इसलिए हम लोग एक बार MI भी निकालते हैं, जो मास एंटर किया। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए,
अब आपके पास सब कुछ है तो आप M2 निकाल सकते हैं। P2V जो हमने इनिशियली एक इक्वेशन में इसमें लिखा था, यहाँ पे M2 जो हमने लिखा था, ये इसको हमने PV के टर्म्स में लिखा था, P2V/RT2, ये हमने जो लिखा था। तो एक बार फिर से हम इसी को लगा के M2 निकालने की कोशिश करते हैं, R2। तो फाइनल प्रेशर आपके पास है 1000 था, ठीक है। वॉल्यूम कितना था, 1 था, 0.287 आपका R हो गया। टेम्परेचर फाइनल कितना था, 711.86। तो M2 आपका कितना आ गया यहाँ से, 4.894 kg। ये आपका आ गया M2। अब MI क्या होगा, MI क्या था जो एंटर किया, वो क्या होगा, फाइनल आपका मास M2 था, इनिशियली आपका मास M1 था। तो ये जो इसका जो डिफरेंस है, उतना ही मास तो एंटर किया आपका सिस्टम में, तो वो कितना होगा, 3.733 kg। अब MI मास एंटरिंग द टैंक आपका आ गया है। इसके बाद हम लोग अब एंट्रोपी के लिए चलते हैं। तो हमें क्या निकालना था, डेल्टा एस फिलिंग। देखिए, जब आप फिल कर रहे हैं उस टैंक को, तो आपको एक चीज समझनी है इसमें। मोस्टली यहाँ पे लोग एक मिस्टेक करते हैं कि डेल्टा एस एंटरिंग प्लस डेल्टा एस टैंक। देखिए, लोग इसमें दो टाइप की मिस्टेक करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि वो डेल्टा एस एंटरिंग को नहीं लेते, इसको लेना भूल जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जो टैंक में जो था आपका डेल्टा, उसी के फाइनल कंडीशन लगा के, इनिशियली आपका टैंक में ये टेम्परेचर था, फाइनली आपका T2 हो गया, तो इसी पे पूरे मास में लगा के वो लोग डेल्टा एस निकालते हैं। दूसरा मिस्टेक क्या करते हैं लोग, कि डेल्टा एस टैंक का नहीं लेते। उनको लगता है कि एक डेल्टा एस जो था आपका एंटर किया है, सिर्फ इसी की वजह से एंट्रोपी इंक्रीज हुआ। वो नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपका कोई टैंक है, अगर मैं उसमें कहीं ना कहीं से मास इनपुट कर रहा हूँ, तो इंट्रोपी क्या है, या चेंज इन इंट्रोपी क्या है, कि रैंडमनेस। अगर मैं ऊपर से कुछ मास इनलेट डाल रहा हूँ उसमें, तो उसमें ऑलरेडी जो मास था उसको भी तो वो पुश हो रहा है एक तरीके से, तो उसकी रैंडमनेस कम या ज्यादा डिपेंडिंग ऑन द फाइनल कंडीशन चेंज होगी। तो अगर उस टैंक के अंदर कुछ मास है, तो उसकी रैंडमनेस चेंज होगी। अगर आप उसमें कुछ अंदर मास इनलेट कर रहे हैं या मास बाहर निकाल रहे हैं, तो जो रिमेनिंग मास है उसमें कुछ ना कुछ रेंडमनेस उसका चेंज होगा। तो अगर रेंडमनेस, अगर आपका कोई भी मास का चेंज होता है, तो उसका एंट्रोपी भी चेंज होगा। तो इसलिए आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब आप एंट्रोपी निकालें ऐसे सिस्टम में, तो आपको दो एंट्रोपी निकालना है। एक एंट्रोपी जो आपका फिलिंग के टाइम, एक एंट्रोपी जो आपका एंटर किया, डेल, डेल्टा एस जो आपका एंटर किया, प्लस डेल्टा एस जो ऑलरेडी जो आपका टैंक था उसका एंट्रोपी कितना चेंज हुआ। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा एस एंटर क्या हुआ, तो एंटर के लिए आप जब एंट्रोपी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा, MI जो एंटर किया, CP ln T2/Ti। फाइनली सबका टेम्परेचर T2 हो गया था, लेकिन इनिशियली जो ये मास एंटर किया, वो लाइन का मास था, तो उसका जो टेम्परेचर था वो Ti था, माइनस R ln P2/Ti। फाइनली प्रेशर पूरे सिस्टम का P2 हो गया, बट इनिशियली तो उसका Pi था, जब वो जो पर्टिकुलर मास है जो एंटर किया टैंक में, जब वो लाइन से बाहर निकला, तो प्लस ये आपका पूरा इसका हो गया, ये पूरा आपका हो गया एंटरिंग, जो एंटर किया है मास उसका एंट्रोपी। सिमिलरली अब हम लिखेंगे एंट्रोपी ऑफ टैंक, जो टैंक में था ऑलरेडी, उसका कितना हुआ। तो इसका आप जब लिखेंगे तो M1, मतलब ये हमें इसमें याद रखना M2 नहीं लिखना है, M1 लिखना है, क्योंकि जो M2 था वो कहाँ से आया था, M1 प्लस MI। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका M2 था, इसमें दो कंपोनेंट थे, M1 MI। तो हम लोग फाइनली M2 का इंट्रोपी कैसे निकाल रहे हैं, MI का इंट्रोपी अलग निकाल रहे हैं, ये जो था एंटर किया, और M1 जो ऑलरेडी टैंक में था उसका एंट्रोपी चेंज। यहाँ पे M2 नहीं लिख सकते आप, आपको M1 ही लिखना है, क्योंकि हम लोग टैंक का सिर्फ जो मास ऑलरेडी प्रेजेंट था उसका एंट्रोपी चेंज निकाल रहे हैं, और एक एंट्रोपी हमने निकाला जो मास एंटर किया। इन दोनों का एंट्रोपी जब आप ऐड कर देंगे, तब आपके पास M2 का टोटल टोटल मास का एंट्रोपी आएगा। ये कभी भी डायरेक्टली आप ये नहीं लिख सकते कि आप लिख दें इसको ऐसे कि ये M2 इंटू CP, नहीं नहीं नहीं, ये रॉन्ग है।
ये याद रखिएगा, ये रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेम इंट्रोपी था दोनों का। M2 फाइनली दो स्ट्रीम, जैसे ये M1 है, मान के चलिए ये M1 है, ये Mi है, ये दो डिफरेंट स्ट्रीम है फ्लूइड के, ये दोनों मिले उसके बाद M2 बना है। तो जब आपको एनर्जी कंजर्वेशन आप लगाएंगे इस क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्टली M2 पे एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे। आप ये लगाएंगे कि ये Mi कितना एनर्जी लेके आया, M1 कितना एनर्जी लेके आया था, और फिर इन दोनों का एनर्जी ऐड करके फाइनली आपका M2 का एनर्जी आया। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें ऐसे ऐसे पहले टैंक का और एंटरिंग अलग अलग निकाले। तो हमने एंट्री लिख लिया, अब हम टैंक का लिखेंगे कि इनिशियली इसमें मास M1 था, जो इनिशियल मास प्रेजेंट था, उसका एंट्रोपी कैसे चेंज होगा, इनिशियली CpLn T2, फाइनल टेम्परेचर T2 है, इनिशियली उसका T1 था, माइनस RLn, फाइनल टेम्परेचर P2 हुआ, इनिशियली उसका प्रेशर P1 था। अब ये आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेल्टा एस फिलिंग आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद इसको सॉल्व करें, तो आप कि आपको पता चले कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट्स में अगर बता भी सकते हैं। मैं आपको आंसर लिख देता हूँ, इनकेस अगर किसी को कोई इशू हो तो कमेंट्स में बता दे। मैं फाइनल आंसर जो आपका आ रहा है वो लिख देता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं इसके बाद वाला स्टेप जो था वो सॉल्व नहीं करूंगा। आई वांट यू टू सॉल्व दैट, कि थोड़ा सा आप सिर्फ वीडियोस देखें नहीं, थोड़ा पेन पेपर के साथ सॉल्व भी करें। ये आपका है डेल्टा एस फिलिंग 0.882 किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब।